ओके, ठीक है पूजा, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? सर जब प्रश्नावली के माध्यम और जो क्वेश्चन तैयार करते हैं उसको वहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद में जब वो लोग फिल कर देते हैं तो कुछ दिन बाद जाके वहाँ से वापस ले आते हैं, और जो अनुसूची है वो जहाँ के किसी के माध्यम से मंगा लिए जाते हैं। ओके, प्रश्नावली और सूची दोनों ही प्रश्नों की अवधि यदि सूची है, प्रयोग के माध्यम से दोनों का स्वरूप बदलता है। दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों में ही अनुसंधानकर्ता शोध के दौरान एक प्रश्नों की सूची रख करके उत्तरदाता के पास जाता है, परंतु डिफरेंस ये है कि जब अनुसंधानकर्ता यानी शोधकर्ता उत्तरदाता से स्वयं प्रश्न पूछता है और उत्तर स्वयं प्रश्नों की सूची में उत्तर तालिका में भरता चलता है, तो इस प्रक्रिया को हम अनुसूची नाम देते हैं, जिसका बहुतायत प्रयोग रिसर्च स्कॉलर्स ड्यूरिंग रिसर्च पीएचडी रिसर्च के दौरान करते हैं। जबकि प्रश्नावली में एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्तरदाता यानी शोधकर्ता उत्तरदाता के पास प्रश्नों की सूची छोड़ देता है, जिसे अपनी सुविधा अनुसार उत्तरदाता उत्तर तालिका में उत्तर भर के उसे डाक या किसी अन्य माध्यम से, ठीक है, शोधकर्ता के पास भिजवा देता है या पहुंचा देता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरता है और शोधकर्ता को अपने उत्तर प्रश्नों की सूची या तालिका में भर के देता है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास समग्र बड़ा हो और शोधकर्ता यह संभव ना हो कि सबसे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर के जानकारी ग्रहण कर सके। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता उत्तरदाता के पास प्रश्नों की तालिका भेज देता है, जिसे वो अपनी सुविधानुसार भर के देते हैं। तो जब हम बड़े समग्र में रिसर्च करते हैं तो डाटा लेने का जो माध्यम, जो तकनीक अपनाया जाता है, जो औजार या टूल्स अपनाया जाता है, तो वो प्रश्नावली होता है। जब हम छोटे समूह में उत्तर लेना चाहते हैं या प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो डाटा लेने का जो माध्यम, जो टूल अपनाया जाता है, वो अनुसूची कहलाता है। प्रायः एनजीओ लेवल पे होने वाले रिसर्च में प्रश्नावली का प्रयोग बहुतायत किया जाता है, जबकि शोध स्तरीय कार्य पीएचडी स्तर पर रिसर्च में हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। कई बार हम इसे साक्षात्कार अनुसूची भी नाम देते हैं, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान ही शोधकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछ के उसे स्वयं ही भरता है। और प्रश्नावली को कई बार डाक प्रश्नावली भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये है इसका सही उत्तर। क्लियर? तो आप लोग उत्तर देने में कंजूसी मत करें, बहुत कायदे से बताएं, समझाएं, लगे कि हाँ काफी गहराई से समझते हैं चीजों। चलिए एक और प्रश्न बनाते हैं, कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर को किसी उदाहरण से स्पष्ट करिए। चलो कोई भी करे, जिससे सबसे बेस्ट समझ में आता हो। मैं नाम लूं लगता है। चलो पूजा, तुम शुरू करो, एक्सप्लेन करो। सर तीनों को एक ही साथ में? हाँ, तो आप इसको समझाइए, फिर उदाहरण देके स्पष्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया था कि तंबाकू से कैंसर फैलता है,
तो तम्बाकू यहाँ पे स्वतंत्र चर हो गया, और जो कैंसर है वो मध्यवर्ती चर हो गया। कैंसर मध्यवर्ती चर हो गया। सर बोलिए। सर धूम्रपान आपने बताया था ना कि धूम्रपान से होता है कैंसर, तो धूम्रपान जो हुआ वो स्वतंत्र चर हो गया, और क्या कहते हैं जो कैंसर होता है वो आश्रित चर हो गया, और जो कोशिका विखंडन होता है, मतलब कोशिका विखंडन के माध्यम से कैंसर होता है तो वो मध्यवर्ती चर हो गया। ठीक है, जी। चलो अलका आप बताओ, इस प्रश्न कर रहा हूं यहाँ पे। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर को समझाते हुए किसी एक बेहतर उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। क्या सर? प्रश्न है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर व मध्यवर्ती चर को समझाते हुए एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र चर पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किसी पे आश्रित नहीं होता है, और इसका प्रभाव मतलब जो पड़ता है तो सब पे पड़ता है। इसमें जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, और इसमें प्राकृतिक सब आते हैं स्वतंत्र चर में, इसको हम हटा नहीं सकते। और जो आश्रित होता है और जो है दूसरों पर निर्भर होता है, उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमने किसी बच्चे ने आइसक्रीम खा लिया, तो हम अगर उसको दवा जल्दी दे देते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर नहीं देंगे तो ज्यादा लेट तक बीमार रहेगा। ये आश्रित चर होता है। इसको हम जैसे दवा पे डिपेंड है, अगर हम देते हैं तो ठीक है, नहीं देगा तो नहीं देंगे तो बीमार रहेगा। और मध्यवर्ती चर ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच का चर होता है। इसमें जैसे बच्चे ने आइसक्रीम खाया और उसको बुखार हुआ, बुखार की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया, तो जो उसने जो स्कूल नहीं आइसक्रीम खाया और स्कूल नहीं जा पाया, इसके बीच जो आता है वही आश्रित चर मध्यवर्ती चर होता है। ओके, देखिए स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर। सर आवाज बहुत सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। आवाज अभी आ रही, इस समय आ रही प्रॉपरली? बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। स्लो सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, अब आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर आ रही है। अच्छा, ठीक है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यवर्ती चर, ये तीनों ही चर के तीन प्रकार हैं। ठीक है, तीनों ही चर के तीन प्रकार हैं, जिसमें स्वतंत्र चर एक ऐसी दशा है जो बदलती है, यानी जो किसी भी तथ्य के या किसी भी तर्क के चारों ओर घूमती है। आश्रित चर ऐसी दशा है जो स्थिर पक्ष होता है। स्वतंत्र चर की दशाओं में परिवर्तन से आश्रित चर निर्भर होता है। सर एक बार फिर से बताइए। सर एक बार फिर से ऐसे बता देते हैं। देखिए स्वतंत्र चर एक ऐसा चर है जो लगातार बदल सकता है। आश्रित चर आश्रित चर स्थिर पक्ष है जो स्थिर रहता है।
और स्वतंत्र चरों पर आश्रित है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में एक मध्यवर्ती चर भी पाया जा सकता है, जो कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के कारणात्मक बोध को व्यक्त करता है। इस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से हम तीनों को समझ सकते हैं। जैसे धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है, जिससे कैंसर होता है। तो धूम्रपान से कोशिका विखंडन होना परिणामतः कैंसर होने में धूम्रपान एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि केवल धूम्रपान ही नहीं, अनिद्रा, कुपोषण, कई अन्य कारण भी हो सकते हैं कैंसर होने के। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र चर है जो बदल सकता है। मध्यवर्ती चर के रूप में कारणात्मक बोध व्यक्त कर रहा है कोशिका विखंडन, कि कोशिकाओं का टूटना, विखंडन, और सब कुछ आश्रित है किस पर? कैंसर पर। कैंसर होने का कारण व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार से स्वतंत्र चर के रूप में धूम्रपान, कारणात्मक बोध को व्यक्त करने वाला मध्यवर्ती चर के रूप में कोशिका विखंडन, और जिस पर सब आश्रित है कैंसर का कारणात्मक बोध व्यक्त किया गया है, कैंसर के होने का कारण व्यक्त किया गया है, इसलिए यहां पर आश्रित चर के रूप में कैंसर। क्लियर? व्यक्त हो गया तीनों बातें? यस सर। चलिए, देखिए रिसर्च ना बहुत पॉइंटली समझ लीजिए, माइन्यूटली समझ लीजिए, बहुत कुछ इसमें एग्जामिनेशन में आपको यही छोटी छोटी बातें जो है वो क्वेश्चंस को गलत करते हैं। चलिए हमें बताइए स्नोबॉल सैंपलिंग के विषय में बहुत अच्छे से समझाइए। व्हाट इज स्नोबॉल सैंपलिंग? सर जो अगर हम किसी का जैसे कोई जनजातीय क्षेत्र है और उसकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए शायद ये प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, कॉन्सेप्ट सर पहले वो क्या है? समझाइए, फिर उदाहरण दीजिए ना। पहले कॉन्सेप्ट समझाइए और फिर उदाहरण से बाद में व्याख्या कीजिए। उदाहरण तर्क को मजबूती के लिए व्यक्त किया जाता है, इसलिए पहले अवधारणा व्यक्त करिए, चाहे एक लाइन में व्यक्त करिए, अवधारणा व्यक्त कीजिए। अवधारणा सर स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? चलिए और कोई बताइए, अलका बताइए, पूजा बताइए, कोई बताइए। क्या सर सैंपलिंग बताना सर क्या है? हिमगींद प्रतिचयन या स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? क्या सर? हिमगींद प्रतिचयन या स्नोबॉल सैंपलिंग किसे कहते हैं? सर एक्चुअली हम समझ लिए थे सर। इसमें सोचना चाहता हूँ कि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना सर, और क्या कहते हैं जो जिस प्रकार जो बर्फ का एक गोला होता है छोटे छोटे टुकड़ों से बढ़ता है, उसी तरह ये भी बढ़ता है। इसमें जो सोचना चाहता हूँ संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखिए अनुसंधान के दौरान जब हमारे पास अध्ययन क्षेत्र के समग्र या अध्ययन समग्र के विषय में बहुत अधिक जानकारी ना हो या बहुत कम रिसर्च हुआ होता है, तो अनुसंधानकर्ता सूचना को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, ठीक है, असंभाव प्रतिचयन के इस तरीके यानी हिमगेंद प्रतिचयन का चयन करता है। हिमगेंद प्रतिचयन में सूचना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सूचना का दायरा ठीक उसी प्रकार धीमे धीमे बढ़ता है जिस उपमा पर बर्फ के ढेरे पे बर्फ के जुड़ने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। ठीक इसी समान उपमा पे आधारित होने की वजह से हिमकुंदक प्रतिचयन या हिमगेंद प्रतिचयन इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रेफरेंस के आधार पर प्राप्त होती है और उसका दायरा, उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हिमकुंदक प्रतिचयन या हिमगेंद प्रतिचयन कहते हैं। क्लियर?
जी सर। जी जी। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न करते हैं। स्तरित प्रतिचयन को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। चलिए कोई भी समझाइए, हल्का आप ही बताइए। इस सैंपलिंग के अंदर पहले जो पूरी, जैसे हम किसी पॉपुलेशन की गणना करते हैं, पहले पूरी पॉपुलेशन को लेते हैं, फिर उसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जैसे सादा के ग्रुप में उसको डिवाइड कर देंगे। फिर इन ग्रुपों को सैंपल बनाते हैं, जैसे हम 900 लोगों का ग्रुप लिए, 900 लोगों का समूह है, उसमें हम 300 लोगों को अलग अलग जो है डिवाइड कर देंगे। फिर उसमें से जो 18 साल के बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखकर उन पर जो है हम रिसर्च करते हैं और उनको हम अपने तरीके से, मतलब अपने तरीके से रैंडम तरीके से उन्हें अपने वर्ग में लेते हैं। और कुछ? और कौन समझाएगा? सबिया आप बताइए, स्तरित प्रतिचयन को समझाइए। स्तरित प्रतिचयन। यस। स्तरित प्रतिचयन को समझाइए। सर इसमें समूह को पूरे समूह को कुछ स्तरों में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन उनको जो अनुपात है वो एकदम निर्धारित बराबर होना चाहिए, तभी उसको स्तरित माना जाएगा। कि इसमें सभी में से फिर प्रत्येक इकाई में से एक एक इकाइयों को चुन लिया जाता है इस तरह उसमें। ठीक है, प्रतिचयन तभी की वाह स्तरित विधि। माना जाएगा, अनुपात बराबर नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र को कुछ प्रासंगिक परिवर्तियों के आधार पर पहले वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग में से कुछ निर्धारित संख्या में इकाइयों को चुनने का प्रयास किया जाता है, इसे हम स्तरित प्रतिचयन कहते हैं। क्योंकि हम स्तरों में बांटकर और फिर चयन करते हैं, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित प्रतिचयन कहते हैं। लेकिन जब स्तरों की संख्या बराबर रखने का प्रयास किया जाता है, यानी हर स्तर में अनुपात के आधार पर बराबर संख्या निर्धारित करा जाता है, तो इसी को हम आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन या केवल आनुपातिक प्रतिचयन भी कहते हैं। इस प्रकार से स्तरित प्रतिचयन या स्तरित आनुपातिक प्रतिचयन का निर्माण होता है। सर दोबारा बता दीजिए। मैंने अभी बताया कि जब स्तरों में बराबर संख्या होता है, यानी प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक स्तर में संख्या बराबर रखने का प्रयास करा जाता है प्रतिचयन की, तब यही आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन या कई बार केवल आनुपातिक प्रतिचयन भी कहा जाता है। प्रतिचयन करने के उपरांत जब प्रत्येक वर्ग से दैव प्रतिचयन के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है, तो इसी को स्तरित दैव प्रतिचयन कहा जाता है। और जब अनुपात बराबर रखकर स्तरों में बांटने के बाद दैव प्रतिचयन करते हैं, तो यही आनुपातिक स्तरित दैव प्रतिचयन बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रतिचयन निकल के सामने आते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए, आपको बताना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मजा आता है। फिर आप कहीं भी बोलते हैं कि आप खुद भी रिसर्च करेंगे, कल पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी कब करेंगे आप लोग, हमारे समझ में आ रहा है। कितना डिले हो रहा है आज तक। भैया कब आपका एडमिशन होगा? 2 साल हो गया नेट करे हुए, अभी तक कहीं एडमिशन क्यों नहीं कराया? 2 साल में तो बेटा काम कंप्लीट होने की स्थिति आ जाती है, 3 साल का सबमिशन हो जाना चाहिए। बहुत धीरे चल रहे हो, बहुत ज्यादा उम्र है।
बहुत समय है आपके पास। घर वालों ने कह दिया कि यार 10-12 साल लगे रहो मुन्ना भाई सर की। हाँ क्रेडिट कार्ड डाला तो था, क्रेडिट हुआ ही नहीं, अरे ये क्रेडिट नहीं क्वालिफाई नहीं हो पाया। होता है, हुआ नहीं तो कुछ हुआ नहीं, फिर सब खत्म हो गया, समय बर्बाद हो गया। 2 साल पहले आप लेट हो चुके हो, तीसरा साल लग चुका है, ये तीसरा सत्र होता है, आपकी डिग्री आपको मिलती पीएचडी की। बड़ी आशाएं अभिलाषाएं हैं आप लोगों के ऊपर। श्वेता का भी वैसे ही चल रहा है, आपका भी वैसे ही चल रहा है। नेट होने के बाद घर बैठे हुए हैं आप लोग, गेस्ट फैकल्टी से काम नहीं बनता है। गेस्ट फैकल्टी से आपको सिर्फ अपना व्यक्तिगत अनुभव मिलता है, उसका डिग्री, उसका सर्टिफिकेट भी काम नहीं आता। वो तो सर्टिफिकेट कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। हाँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पे होते हैं तो वो काम आता है एक बार, लेकिन ये काम नहीं आएगा कि आप गेस्ट फैकल्टी पे 11 महीने पे पढ़ा। सो इस बार हर हाल में पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो, कहीं हो, पीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, कहाँ का अप्लाई किया? सिर्फ अभी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जामिया 2 जगह डाला है, अलीगढ़ का भी आया नहीं है। सिर्फ 2 जगह क्यों डाला? 2 साल में आपको कम से कम 20 जगह जाना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, पीएचयू, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, कई जगह आप और अप्लाई कर सकते हैं। फैजाबाद यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी एडमिशन हो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ये चांस होना चाहिए। इस बार हो जाए एडमिशन। ये जान लीजिए आप बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर कल्पना है, क्योंकि विश्वविद्यालय में तो पीएचडी और नेट दोनों मांगता है, और डिग्री कॉलेज में नेट, केवल नेट। लेकिन क्या डिग्री कॉलेज में पीएचडी वाले नहीं आते क्या? वो भी आते हैं एप्लीकेंट्स के रूप में। नेट पीएचडी हुए बगैर जब काम नहीं चलेगा तो फिर कैसे आप अपने भविष्य की कामना करते हैं? तो अभी पता चलेगा 5 साल 6 साल ऐसे ही बीत जाएगा, जॉब कब लगेगी आपको? वैसे भी हायर की वैकेंसीज बहुत स्लो आ रही हैं। ये चौथा साल है हायर की वैकेंसीज बाहर आ जाने की उम्मीद है। अब वैकेंसी निकालने में सरकार इस समय पीछे हो गई है, क्योंकि सरकार को पता है कि वो भर्तियां नहीं कर पाएगी, इकोनॉमिक रूप से टूट चुकी है, इसलिए बहुत विलम्ब हो रहा है। नहीं तो इस साल वैकेंसी अब तक आ जाती। जो पेंडिंग है सर वही कहाँ कंप्लीट कर पाते हैं? हाँ, क्या बोला शिव? आवाज खबर हो गई, क्या कहा? जितनी वैकेंसी पेंडिंग है वही कहाँ कंप्लीट कर पा रहे हाँ, हैं? वही बात है, वो पेंडिंग वैकेंसी से पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने तो कह दिया कि साहब हम नई वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे, हाँ, कुछ बहुत बहुत पीछे हो गए हैं, हम निकालें। मतलब साफ कहा जाए, गवर्नमेंट ने कह दिया हम फेल हो गए हैं। और फेल होने का कारण क्या है? कोरोना वायरस। और अगर ऐसा कारण है तो हम कहते हैं कि ना लॉकडाउन लगाते ना अनलॉक करते, ताकि अर्थव्यवस्था तो सुचारू रूप से चलती रहती। गवर्नमेंट भी फेल ना हो। बाद में तो वही करना है। अब बाद में आपने वही किया, थूक के चाटने वाला। फिर से अब आप कह रहे हो जाओ बच्चों एग्जाम दो, और अभी आप संस्थान खोल दोगे, जाओ बच्चों पढ़ो। जब इतना कम था, अमेरिका भी लाया, पता नहीं कहाँ था, तब तो आप लॉकडाउन किए, अब यहाँ इतना ज्यादा कर रहा है तब आप खोल दिए, और क्या मतलब? सही बात है, बिल्कुल नहीं थी तब आपने सब बंद कर दिया, और जब इतना बढ़ गया है तो अब आप कह रहे हो जाओ सब लोग जैसे है इसी के साथ जियो। तो फिर आप दूरदर्शिता का अभाव कह रहे हैं और आपकी फेलियरनेस कह रहे हैं। अपनी फेलियरनेस स्वीकारिए, और हमारा जो नुकसान हुआ क्षतिपूर्ति, उसकी क्षतिपूर्ति यही हो सकती है कि अब हम आपको बताएंगे कि वोट हमें देना होता है तो हम कहाँ देते हैं। सीधी बात है, जनता तो यही कर सकती है। सर रोड के लिए एग्जाम करवाना चाहिए, पास हो गए वही सरकार। पहली बार तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकल जाती है, उसके बाद एग्जाम कराने में इनको इतना टाइम लगता है। उसके बाद एग्जाम किसी तरह हो गया तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं वैकेंसी पूरी करने में, वो भी पूरी नहीं होती, सरकार चली जाती है। एक्चुअली इनका विचार टालने का रहता है कोई चीज का। जैसे आपका मन है कि जितना हो सके टल जाए, हमारे सेशन में हमें अपॉइंटमेंट ना करना पड़े, हमें पैसा देना पड़ेगा, स्टाफ को पेमेंट करना है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है तो हम कोई तरह से बहाना बना दें। अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई है? आप अर्थव्यवस्था में क्यों नहीं ध्यान लगा पाते? आप क्यों नहीं इस प्रकार के कृत्य करते कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए?
तो यहाँ पर प्रश्न करने के लिए कोई क्यों ब्लॉक तो है नहीं कि हम किसी से प्रश्न कर सके, इसलिए सारी अर्थव्यवस्था किनारे है। अब आर्थिक रूप से हम पिछले क्यों हो गए? अब आप देखिए कि चाइना से हमने ऐप बंद कर दिया, तो ऐप बंद कर देने से क्या स्ट्रांग हो जाएंगे हम कहते हैं कल हम चाइनीज फोन बंद कर दें, एमआई का फोन आना बंद हो जाए, भारत में टीवी आना एमआई का बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी और खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें सैमसंग का मोबाइल उठाना पड़ेगा जो चीज 10,000 का मिलता है वो 18,000 में कैसे खरीद पाएंगे? इकोनॉमी स्ट्रांग थोड़ी है। जी बिल्कुल सर, सर आप ला रहे हो तब ना हम ले रहे हैं, आप लाओ ही मत ना लें। यहाँ पे ये भी है कि लाओ है ना लाओ, आप कोई और नया विकल्प दो ना। आप गवर्नमेंट है और इंडियन आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो आप इंडियन मोबाइल ऐसा बनाइए कि जो एमआई से सस्ता और एमआई से बढ़िया हो। हम क्यों खरीदते हैं एमआई? बिल्कुल क्योंकि सस्ता है। आप आईटीआई को बंद कर दिए, आईटीआई आप बंद करने के बजाय आप फोन बनवाइए उसमें, आपने आईटीआई सब बंद कर दिया क्योंकि टेलीफोन से मोबाइल का युग आ गया। तो आपने क्यों नहीं बदला अपने आप? आप मोबाइल बनवाते उसी टेलीफोन की कंपनी। और आज भी क्या बिगड़ा है? 2 लाख करोड़ रुपए निकाल करके आपने उठा करके बैंकों को दान दे दिया, यहाँ दान दे दिया, वहां दान दे दिया और सब खत्म हो गया, फिर भी इकोनॉमी वीक है। तो इससे अच्छा तो भैया कि आप 2 लाख करोड़ रुपए में कुछ पैसा मोबाइल बनवाने में लगा देते, ताकि लोग सस्ते हैंडसेट अपने घरों में रखते और उससे इकोनॉमी आपकी मजबूत होती और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकता। जो चीज जियो सस्ता कर सकता है, बीएसएनएल क्यों नहीं सस्ता? आप सस्ता कीजिए, बीएसएनएल में सस्ते दामों पर पैक दीजिए, इंटरनेट दीजिए, जियो को पीछे कर दीजिए। पर आप जब ऐसा करने की सोचेंगे नहीं, सचेतेंगे नहीं, तो कैसे विकास होगा? प्रश्न यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट अदूरदर्शी है, सरकार बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, और वो जनता के हित की ना सोच करके अपने आत्महित और अपने तुच्छ विचारधारा कैसे बिहार जीता जाए, कैसे महाराष्ट्र जीता जाए, कैसे हम राजस्थान जीते, ये राजनीति ही राजनीति केवल रह गई है। बल्कि इस विचारधारा से बाहर निकलकर अगर व्यापक विचारधारा सोचते कि जनता के लिए बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर की जाए, जनता के लिए बड़े से बड़े स्तर पर देश में अर्थव्यवस्था को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा देश हमेशा जीते रहे। लेकिन अब सिर्फ जीतने की राजनीति ही हो रही है, तो क्या? जी सर, बहुत अधिक चर्चा से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जैसी स्थितियां हैं हमें उसी स्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा। तो चलिए, क्वेश्चनिंग बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, आज के मुख्य तर्क को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण और अप्रत्यक्षवादी यानी उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की बात। सर पीडीएफ डाल दीजिए, पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ आपको पेज नंबर 10 तक का मैंने भेजा था आप सब लोगों को, मिला है सर, 10 तक का भेजा है। जी जी हाँ, पेज नंबर 10 तक का पीडीएफ तो भेजा है। अब उसके आगे आज पढ़ाऊंगा और पीडीएफ आपको आज शाम तक भेजूंगा, ठीक है? देख लिया करिए, नोट सब भेजता हूँ बराबर। 10 के आगे भी भेज दिया सर। आगे भी भेजा था मैंने? यस सर, जब क्लास नहीं ली थी तब भेजा था आपने। कितने पेज तक भेज दिया था मैंने? 15 तक तो आ गया है शायद। 15 देखना तक पड़ेगा मुझे। मैंने मेट्रोलॉजी जो इस वीक ने अगले वीक पढ़ाऊंगा जी। तो पीडीएफ तो काफी ज्यादा भेज दिया। हल्का आप देखते हो कि नहीं है नोट्स? देखते हैं सर, हमारे पास नहीं है। आपके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल है पर हमारे पास आता नहीं है पीडीएफ। कहाँ आया? नहीं आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? पीडीएफ सही सर, आप एक दिन और आप इसी बात पे भी बात किए थे कि नहीं हम कर ऐसे हमारे को नहीं आता है, पता नहीं। आपने जो नंबर दिया है, जो ग्रुप में जो ऐड किया गया है, उसी ग्रुप में मैंने भेजा है सबको, मैंने इंडिविजुअली तो भेजा नहीं है। तो ग्रुप में आपको कैसे नहीं आया है सर? हमारे पास में हम तो जो आप पढ़ाते हैं अगर वही भेजते हैं तो वही भले, उसमें हमारे पास नहीं आया पीडीएफ। अरे ये अजीब बात बता रहे हैं आप। पेज नंबर 11 सर हो सकता है मोबाइल फुल हो गया हो।
पेज नंबर 11 से नहीं, पहले भी नहीं आया। जाए। नहीं सर, हमारे पहले भी नहीं आया। पहले आपको अभी तक कोई नोट्स नहीं मिला है? मिला है नोट्स, पॉलिटिक्स का पूरा मिला, जितना पॉलिटिक्स पढ़ाए थे वो सब मिला है, लेकिन इसका कोई नहीं मिला है। अच्छा शिव, आप चेक करिए, आपको मैंने किस पेज नंबर तक भेजा है? 11 से 18 तक है शायद। सर 15-16 पे ऐसे मिला, ऐसे कुछ है, हम देखे थे सर। 18 तक शायद भेज दिया, पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी भेज दिया था, जी जी है ना? अच्छा मैं अभी जी एक सर, काम कर देखे। रहा हूँ, मैं अभी फिर से 11 से 18 भेज रहा हूँ। अगर हल्का आपको मिल रहा है, इसका मतलब कि ग्रुप में अगर सबको जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं अटैच करके सारे ग्रुप को भेज रहा हूँ, पेज नंबर 11 से 18। सर पूरा शुरू से भेजिए। रिसर्च का कोई नोट्स नहीं मिला तुम्हें? नहीं मिला है सर, बहुत दिक्कत होती है। आप कोई वीडियो डालते हैं तो हम पढ़ते हैं उसी से। अच्छा अच्छा देखिए, मैं अभी भेज रहा हूँ, पहले 11 से 18 भेज रहा हूँ। आ गया सर, 11 to 18। 11 से 18 अल्ट्रा आपको मिला? सर अभी हमारे पे नहीं आया है। अभी आपके नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा है। हमें मिल गया सर। देखिए, और उसी हाँ नंबर। ये क्या है सर? हाँ सर किसी और का नंबर तो नहीं ऐड कर दिया आपने? हाँ वही तो देखो, अभी मैंने सबको भेज दिया और ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में सबको मिला, तुम्हें नहीं मिला। तुमने जो नंबर दिया है उसको चेक करो। सर उसी पे तो आप वो भेजते हैं ना लिंक, उसी पे आता है। हाँ लास्ट में 212 है ना? यस सर। तो अभी इसी नंबर पे तो मैंने भेजा है, 212 पे दिखा रहा है, 18 से 11 चला गया। 18 से 11 अभी तो नहीं 212। आया है। अब इसमें कुछ तुम्हारे मोबाइल में ही टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि यही नंबर सेव है और इसी पे अभी हमने नोट्स को भेजा है। सम प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारा स्पेस भर गया। सर हो सकता है। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय। पोस्टिविज्म। Positivism research approach, ठीक है? वर्सेस positivism research approach।
चलिए मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग अक्सर पूछा है, तो मैं आशा करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा करता हूँ प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण की। ये जान लीजिए कि रिसर्च प्रत्यक्षवाद शोध दृष्टिकोण को लेकर, यानी शोध का जो दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है वैज्ञानिक। मैंने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि शोध की प्रगति वैज्ञानिक होती है, यानी चाहे हम आर्ट यानी कला का विषय या मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज का विषय का अध्ययन कर रहे हो, हमारी जो शोध की प्रगति होगी, तरीका होगा, अध्ययन करने का नजरिया होगा, दृष्टिकोण होगा, वो वैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक को ही प्रत्यक्षवाद कहा। प्रत्यक्षवाद यानी जो दिखाई दे वो सत्य है। प्रत्यक्षवाद इस अवधारणा पर आधारित है, अर्थात वस्तु जो बोलता है वो सत्य है। वस्तुनिष्ठता, वस्तु की निष्ठा ही सत्य है। और इस दृष्टिकोण पर शोध सदैव ही प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को लेकर चलता है। यह शोध दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक और रसायन, बायोलॉजी इत्यादि, जीव विज्ञान इत्यादि में प्रयुक्त प्राकृतिक नियमों जो कि कार्य एवं प्रभाव पर आधारित होता है, यानी किसी कार्य होने पर उसका प्रभाव, किसी एक्शन पर उसकी कॉज को जानना का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण का जो पद्धति शास्त्र है, जो मेथोडोलॉजी यानी जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है परिमाणात्मक, यानी वैल्यूएटिव। परिमाण यानी क्वांटिटी से रिलेटेड, आनुभाविक इंपेरियलिस्टिक होता है, इंपेरिकल होता है। जो देखा उससे जो हमने समझा वो व्यक्त किया, जो देख रहे हैं, जो बोल रहा है उसको स्वीकार करें। अवलोकन और नियंत्रित दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन यानी ऑब्जर्व किया, जो सही बोल रहा था वो मैंने लिख दिया, जो उसने कहा वो मैंने नोट कर लिया। प्रत्यक्षवाद यानी वस्तु ने जो बोला उसे अपनाना। प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि इससे क्या निकल के आता है, इसका मुख्य ध्येय क्या है, वो प्रत्यक्षवादी दर्शन में शोधकर्ता की उपस्थिति या दृष्टिकोण का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं। यानी इसकी ज्ञान मीमांसा, इसका ध्येय कहता है कि शोधकर्ता का होना ना होना पर शोध पर कोई प्रभाव नहीं। इसका तात्पर्य है कि शोधकर्ता वही लिखता है जो वो देखता है, शोधकर्ता वही कहता है जो वो सुनता है। शोधकर्ता अपने विचारों से वस्तु के विचारों में परिवर्तन नहीं करता। तो वस्तु जो कह रहा है, वस्तु जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही स्वीकार करता है। इसलिए शोधकर्ता को यथार्थवादी के नाम से जाना जाता है। यथार्थ यानी सत्य, ट्रुथ और रियलिटी। जो रियल है उसको स्वीकार करना, रियलिज्म। वास्तव में जो दिखा हमने उसे मान लिया। हम एक मार्कर हमने देखा और हमने इसे मार्कर के रूप में नोटिस कर लिया। अगर समाज इसे पेन कहता है तो पेन के रूप में नोटिस कर। जो समाज बोल रहा है, जो वस्तु बोल रहा है, उसे हमने वैसे ही स्वीकार कर। यह शोध दृष्टिकोण, अवलोकन, मापन, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, परिकल्पना, निगमनात्मकता, परिमाणात्मकता जैसे तकनीकों को सम्मिलित करता है या कार्य प्रभाव के संबंध पर प्रकाश डालता है।
यानी किसी एक्शन पर, ठीक है, किसी कॉज पर उसकी इफेक्ट को देखता है, कोई कॉज पर उसका प्रभाव क्या है। इस प्रकार से प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण के विषय में मैंने आपको बताया कि यहां पर वस्तु जो बोलता है वही सत्य है, ना कि व्यक्ति क्या सोचता है। शोध की यह पारंपरिक तकनीक प्रत्यक्षवादी शोध पद्धति या वैज्ञानिक शोध पद्धति के नाम से जाना है। परंपरा से हम ऐसे ही शोध अध्ययन करते हैं, यानी काफी समय से शोध पद्धति या शोध अध्ययन के दौरान हम इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसमें शोध में जो हमें दिखता है, जैसा वस्तु बोलता है, हम उसे ही स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण और इस दर्शन को प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण कहा है। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रत्यक्षवादी शोध दृष्टिकोण क्या है। आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में एक वर्ष पूर्व यह टॉपिक जोड़ा गया। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण आपको स्पष्ट है, वैज्ञानिकता से देखना, साइंटिफिकली देखना, और साइंस कहता है जो दिखता है वही सत्य है, और इस दृष्टिकोण से जो दिख रहा है वही सत्य है, जो आपको लग रहा है वो सत्य हो ये जरूरी नहीं। अतः शोधकर्ता का नजरिया यहां इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उत्तरदाता की बातें ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए तो क्या सदैव ऐसा ही होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा है? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो बनावटी हो सकता है, जिससे सुनने वाले को प्रिय लगे, या सोच विचार करके कह रहा है, रियलिटी को छिपा के कह रहा है। मान लीजिए एक मर्डरर ने मर्डर करा है और जज के सामने वो एकदम बनावटी रूप से कह रहा है कि हमने मर्डर नहीं किया। एविडेंसेस के अभाव में जज उसकी बात को सही मानते हुए उसे छोड़ देगा। तो क्या वस्तु हमेशा सही ही बोलता है? हम जान रहे हैं कि सामने वाले ने मर्डर किया है, सामने वाला गलत है, हमें कई बातों का एहसास हो रहा है उसकी एटीट्यूड से, उसकी बातों से, उसके भाव-भंगिमाओं से कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, इसलिए सही बोल रहा है। उसने बोलना वैज्ञानिक तरीके से जो वस्तु बोलता है वही सत्य है। तो इस दृष्टिकोण से हम इस नजरिए से चीजों को सदैव स्वीकार करके सही मान लें, क्योंकि यथार्थ में यही दिख रहा है, यथार्थवादी नजरिए से यही सत्य है। तो क्या हमेशा ये सत्य होता है? कई बार ऐसा देखा है कि शोधकर्ता का नजरिया भी महत्वपूर्ण। शोधकर्ता वैचारिक के आधार पे सत्य को देख रहा है, लेकिन सत्य किसी और तर्क को दे रहा है। तो यहां पर एक नवीन विचारधारा की विकास करने की आवश्यकता महसूस की, जिसे नाम दिया गया उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यह विश्वास करता है कि हमारी सोच से परे स्वतंत्र एक वास्तविकता होती है जिसे विज्ञान भी अध्ययन नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण की पद्धत शास्त्र यह कहता है कि परिमाण तो स्वीकार करेंगे, यानी क्वांटिटी को स्वीकार करेंगे, लेकिन गुणों पर भी ध्यान देंगे, यानी गुणात्मकता का मिश्रण। इस पद्धति शास्त्र में परिमाणात्मकता और गुणात्मकता दोनों तत्वों को लेकर चलते हैं, यानी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी इवैल्यूएट किया जाए। एक मिक्स्ड सीक्वेंस होगा, इक्विटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तत्व को स्वीकार किया। सिर्फ जो दिख रहा है क्या वही सही है?
ऐसा जरूरी नहीं। जो वो बोल रहा है क्या वही सही है, ऐसा जरूरी नहीं। अतः यहाँ पर शोधकर्ता की वैचारिकी भी काफी हद तक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की जो ज्ञान मीमांसा है, जो मूल ध्येय है, वो है व्यक्तिनिष्ठ विश्वास करता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि शोधकर्ता का ज्ञान और मूल्य परिस्थितियों प्राप्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शोधकर्ता आलोचनात्मक यथार्थवादी के नाम से जाना जाता है। यानी यथार्थ जो है दिख रहा है उसका क्रिटिसिज्म करता है। आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता। आलोचना का मतलब होता है गहराई से अवलोकन करना। यानी ये यथार्थ हमें दिख रहा है पर फिर भी हम उस पर विचार करें कि क्या ये सही दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बनावटी तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कुछ रंग लगाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया हो सकता है यह वास्तविक स्वरूप ना हो। अतः हम अपने मनन चिंतन पर बल, वस्तु जो बोल रहा है वो कितना यथार्थ, हम उसको यथार्थ मानेंगे, लेकिन हम आलोचनात्मक यथार्थवादी नजरिए से उसे देखने का प्रयास करें। सत्यता को निकालना हमारा परम उद्देश्य है, सही को जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। यह शोध दृष्टिकोण उत्तर कहा जाए बहुल पद्धति को अपनाता है। इस प्रकार से इसमें सिंपल एक पद्धति नहीं कि वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी ये वस्तुनिष्ठ पद्धति को तो अपनाता है, परंतु व्यक्तिनिष्ठता के साथ शोधकर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से भी प्रयास करता है देखने का। शोधकर्ता का सोचना भी कुछ, जैसे कई बार हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हम उत्तरदाता से प्रश्न करते हैं, उत्तरदाता हमें उत्तर देता है ये देखते हुए कि हम एक रिसर्च स्कॉलर हैं और हमें एहसास हो रहा होता है कि ये सत्य नहीं हो, परंतु उसके उत्तरों को हम सत्य मान के टिक कर देंगे और फिर गणना के दौरान हम उसी उत्तर पर एनालिसिस करके रिसर्च कर देंगे। लेकिन आत्मा को संतोष नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है कि वो जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा था अपने विचारों, सत्य छिपा रहा। सत्य को जानने के लिए हमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। यानी हम उसके साथ उसके समूह के एक अंग बने और उसे एहसास ना हो, सत्य को समझें, सत्य को पहचानें और रियलिटी क्या है इसको जानें और फिर इस सत्य से अपना शोध कार्य करें। तो इस प्रकार से यह शोध दृष्टिकोण प्रकृति में निर्वाचनात्मक है। यानी अर्थ क्या निकलता है ये देखना है, इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, सही क्या पता चल रहा है। प्रत्यक्षवादी विश्वास करते हैं कि विज्ञान का प्रयोग करके हम चीजों को माप सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी सुझाव देता है कि हम प्रत्यक्षवादिता को एक निश्चित सीमा तक प्रयोग करें। यानी हम वैज्ञानिकता को प्रयोग करें परंतु एक निश्चित सीमा तक, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत से निर्वचन हमारी मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित है, जिससे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। अतः हम क्या अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, क्या अर्थ निकल के आ रहा है, इस पर भी महत्व रखने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। सारगर्भित रूप से कहा जाए तो वस्तु क्या बोल रहा है ये यथार्थवादिता है और हमेशा शोधकर्ता वस्तु जो बोल रहा है उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन आज
इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में कई बार ऐसा होते हुए देखते हैं कि वस्तु जो बोल रहा है वो छलयुक्त है, कपट के भाव से सत्य नहीं हो पा रहा है, सही नहीं, बनावटी, बायस है। शोधकर्ता का एहसास भी इंपॉर्टेंट है। उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है, सही नहीं बताया। इसलिए शोधकर्ता की मान्यता, उसके अनुमान, उसकी वैचारिकी को भी महत्व देने की आवश्यकता है। विज्ञान तो सदैव कहता है कि यथार्थ जो दिखे वही सत्य है, लेकिन कई बार जो दिखे वो सत्य नहीं होता है। यही वैचारिकी उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को जन्म देता है। तो स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट द पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया? क्लियरली समझ में आया? कल जब मैं आपसे पूछूं तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? Could you explain it? एक्चुअली आवाज मैं समझ सकता हूँ, नेटवर्क इश्यूज बहुत से रहते हैं। खैर, मैंने पूरी बातों को देखिए, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिस पर परंपरा से माना जाता है कि जो सत्य है वो दिखाई देता है, जो दिखाई दे रहा है वो यथार्थ है और यही सत्य है, जो सामने वाला बोल रहा है वही सत्य है। और इस तकनीक को वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर हम शोध की वैज्ञानिक प्रकृति को स्वीकार, जो दिख रहा है, जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दिख रहा है, जो बोल रहा है वो सही नहीं भी होता। इससे एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ, उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, जिसमें हम ये नहीं कहते कि जो दिखता है वो हमेशा गलत है, लेकिन जो दिखे उस पर विचार करना चाहिए, जो बोला गया उस पर आलोचनात्मक मंथन करना चाहिए और अपने नजरिए से उस पर सोच विचार करके तब उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण कहलाता है उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। चलो शिव, आप समझाइए, अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट तो समझाइए। बता सकते हैं, लेकिन सर आवाज बहुत है आपकी। सर, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में माना जाता है कि जो हम देख रहे हैं वही सही है। बिल्कुल। और उत्तर प्रत्यक्षवादी में माना जाता है कि जो देख रहे हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन उसमें आलोचनात्मक ढंग से उसमें विचार करने की जरूरत है कि सही है कि नहीं सही है। जी, यहाँ पर शोधकर्ता का नजरिया भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में शोधकर्ता का नजरिया गौण होता है, यानी उसके नजरिया, उसके सोच पर महत्व नहीं दिया जाता। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में शोधकर्ता के नजरिया पर महत्व दिया जाता है, इसकी सोच को भी महत्व दिया जाता है, इसके वैचारिकी पर भी महत्व दिया जाता है। ठीक है? हाँ बोलिए। उत्तर प्रत्यक्षवादी में अगर जो शोध करते हैं वो अगर बाइस फीलिंग लेकर शोध करे तो उसे सही माना जाएगा। हम हमेशा ये नहीं मानते कि जो सामने वाला है वो गलत ही बोल रहा है, लेकिन यह बात जरूरी है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इस बात को देखना और सोचना जरूरी है। तो अभी तक जो नजरिया चला है वो वैज्ञानिक नजरिया रहा है शोध का, और हमेशा शोध की प्रकृति वैज्ञानिक ही रहती है क्योंकि उसका तरीका वैज्ञानिक है। लेकिन शोध के तरीका जो भी है यथार्थवादी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दिख रहा है वो बनावटी हो सकता है, जो बोला जा रहा है वो उसमें छल कपट हो सकता है, बायसनेस हो सकता है। इसलिए शोधकर्ता का नजरिया भी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुंभ में रिसर्च करने गए, तो कुंभ में जब हम रिसर्च करने गए तो हमने साधुओं पर अध्ययन किया, साधुओं से मिलकर जानकारी प्राप्त। हमें ऐसा दिखा कि कई साधु बनावटी बातें खूब बोल रहे हैं, यथार्थ ऐसा नहीं हो सकता। अब शोध तो कहता है कि जो लोग कहेंगे उसके अनुसार डाटा निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न का उत्तर लेना है
कि कुंभ की प्रारंभ कब से हुआ, कुंभ का प्रारंभ कैसे हुआ। तो अधिकतर लोग इस पर उत्तर दे रहे हैं समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन, अब 100 में से 96 लोगों ने उत्तर दिया समुद्र मंथन से हुआ। यथार्थ रूप से हमें भी पता है, आपको भी पता है कि समुद्र मंथन जैसी चीजें नहीं हुई। समुद्र मंथन वास्तविक रूप से नहीं हुआ। ये हमारी आपकी कल्पना हो सकती। जो साधु बता रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि समुद्र मंथन से कुंभ का प्रारंभ हुआ। अब यहां तक हमें भी आपको पता है कि समुद्र मंथन, अब कौन सा ऐसा क्षीर सागर है दुनिया में, आज की डेट में अगर हमारे सामने नक्शा है दुनिया में, तो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, जहां पर इतने बड़े कच्छप महाराज बैठे हों। विंध्याचल पर्वत की जो हाइट है वो इतनी छोटी है कि अगर उसे हम ले जाकर 11,000 फीट की गहराई के समुद्र में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। दूसरी बात, शेषनाग इतने बड़े, उनको अगर हम पर्वत में लपेट देंगे और पूंछ खींचेंगे एक तरफ से मुंह खींचेंगे, कितना इम्पॉसिबल सी बात है कि समुद्र का मंथन हुआ होगा। अब ये समुद्र मंथन, जैसा कि हमारी कपोल कल्पित वेदों में और कहा जाए तो दत्तक कथाओं में कहा गया, कोई यथार्थ नहीं दिखता और कोई नहीं जानता, रियलिटी का कोई वीडियो भी नहीं है कि समुद्र मंथन हुआ भी था कि नहीं हुआ था। और समुद्र जैसे मंथन होने पे अमृत निकलेगा, अच्छा निकला भी तो विष भी निकला तो उसे भगवान शिव पी गए, तो ऐसे कोई व्यक्ति कौन हो सकता है जो जहर पी सकता है। और फिर अगर ऐसा है तो रियलिटी में आज कहां दिख रहे हैं। अब साहब अगर हम 700 करोड़ की इस दुनिया को देखें तो 80 करोड़ हिंदू हैं, तो अब 620 करोड़ जनसंख्या तो समुद्र मंथन जैसे घटना को जानती ही नहीं, मानती ही नहीं। तो 620 करोड़ जिस बात को मान रहे हैं वो सही है, या 80 करोड़ हम पूरे हिंदू मान रहे, सब मान रहे हैं वो सही है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यथार्थ नहीं लगती, लेकिन अब साधुओं ने ऐसा कहा, 96% लोगों की ऐसी विचारधारा है, इसके अनुसार समुद्र मंथन से कुंभ का प्रारंभ हो। अब यह बात तो हमें न गले से निकल रही है और न स्पष्ट हो रही है, परंतु यथार्थता यही कहा जा रहा है, इसलिए यही सही। तो कई बार जो कहा जा रहा है वो सही हो ये जरूरी नहीं, इसलिए शोधकर्ता के अपने नजरिए की भी आवश्यकता हो। जैसे एक उदाहरण हमने दिया आपको कि एक अपराधी लगातार ये कह रहा है कि हमने मर्डर नहीं किया, जबकि जज को एहसास हो रहा है कि मर्डरर है। इस सारे चीजें एविडेंस से छिपा दिया है, इतना बड़ा बाहुबली है कि इससे सब डर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं। ऐसा होता है, हमेशा होता है। लेकिन अब अगर वो जो कह रहा है वही सही मान लिया जाए, एविडेंस नहीं तो उसको खुलेआम छोड़ दिया जाए, बाहर घूमे जाकर। लेकिन यहाँ पे जज का भी क्रिटिसिज्म, अपने वैचारिकी का महत्व है कि नहीं भाई इसे खुला नहीं छोड़ा जाए, एटलीस्ट इसे जो है सजा ना दे, लेकिन अभी इसको अंडर कस्टडी है। तो ये सोचना क्या है, ये सोचना ही आलोचनात्मक यथार्थवादिता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर। हाँ, पूजा आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आवाज बहुत कट रही है सर। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है ना, बारिश हो रही है आज बहुत सी जगह पे, तो बारिश की वजह से, मौसम की वजह से कल से नेटवर्क की बड़ी इश्यू है। बाकी अभी इंटरनेट हमारा बचा हुआ है। शोध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसके बाद से रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात होगी।
तो सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि शोध को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन वर्गीकरण के आधार पर हम उनके प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं जिन पर हम मेथोडोलॉजी को समझ सकते हैं। तो शोध को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको कई जगह पे 2 और कई जगह 3 प्रकार मिलेंगे, लेकिन मौलिक रूप से इन्हें हम 2 ही प्रकार में बांटते हैं। पहला है मूलभूत अनुसंधान यानी फंडामेंटल बेसिक रिसर्च, और दूसरा है बिहेवियरल या एप्लाइड रिसर्च, जिसे हम व्यवहारिक व अनुप्रयुक्त शोध प्रकार। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक एक्शनेबल रिसर्च भी कही आपको, लेकिन ध्यान रखिए कि एक्शनेबल रिसर्च इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एप्लाइड रिसर्च। इसलिए बेसिकली हम इसे 2 भाग में ही क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू माय विजन मैं इसे 2 भागों में क्लासिफाई करता हूं, दैट इज फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च एंड द सेकंड इज बिहेवियरल और एप्लाइड रिसर्च। हिंदी में कहें तो मूलभूत अनुसंधान शोध प्रवृत्ति और व्यवहारिक अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। देखिए, अब देखिए, शोध जब हम करते हैं तो शोध को हमें वर्गीकृत करना होता है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हमारे शोध की प्रकृति क्या है, और इसी प्रकृति के आधार पर हम शोध की पद्धति डिसाइड करते हैं। आप जब भी पीएचडी करेंगे या जिन्होंने पीएचडी किया है, एक चीज हमेशा आपके सामने आती है, एक या 2 से 3 चीजें। इवन व्हेन यू गो टू अ वाइवा कोर्स और यू गो टू एन इंटरव्यू, फेसिंग एन इंटरव्यू, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपके शोध के संबंध में। टॉपिक आपका क्या है, आपने क्या कल्पनाएं की थी, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी, आपने किस प्रकार का सैंपलिंग लिया था। मोर देन दैट, एक प्रश्न और पूछते हैं अक्सर कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का निर्धारण कर पाना काफी कठिन कार्य है। इसका निर्धारण वास्तव में शोध की प्रकृति के आधार पर है कि हमारा शोध किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, और हम अपने शोध की नेचर, शोध की प्रकृति के आधार पर शोध पद्धति यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का निर्धारण करते हैं। इसी विजन के अनुसार शोध की पद्धति निर्धारण करने से पूर्व हम शोध का वर्गीकरण करते हैं कि अंडर विच कैटेगरी शुड वी पुट, अंडर विच कैटेगरी वी पुट आवर रिसर्च। आवर वर्क इज अ बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च और आवर वर्क इज एन अप्लाइड टाइप ऑफ रिसर्च। तो पहले तो 2 प्रकार की वर्गीकरण में हम इसे बांटेंगे। Then after we decide what our research methodology is. तो सबसे पहली बात, हम 2 कैटेगरी में अपने शोध को रखेंगे, किसी एक कैटेगरी में 2 में से, कि क्या हमारा शोध मूल अनुसंधान प्रविधि या हमारा शोध अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक शोध प्रविधि पर आधारित है। मूल अनुसंधान यानी अब हमारा शोध का जो टॉपिक हमने चयन किया उसके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे कि मूल है या अनुप्रयुक्त। जैसे मूल कब है, जब किसी तत्कालिक समस्या के समाधान की अपेक्षा किसी विषय के मूलभूत नियमों या वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित किए जाने के उद्देश्य से गवेषणा की जा रही है, यानी खोज की जा रही है। गवेषणा का मतलब खोज किया जा रहा है। यानी हमने कोई ऐसा टॉपिक लिया है जिसमें हम किसी समस्या के समाधान की बजाय किसी सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं, या हम किसी वैज्ञानिक सिद्धांतों का निरूपण कर रहे हैं, यानी हम केवल मूलभूत नियमों की खोज करने पर बल दे, तो ऐसे शोध को मूलभूत शोध के दायरे में रखा जाए। यानी इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है? पहली बात, वैज्ञानिक
नियमों का प्रतिपादन किया जा रहा है, यानी हम स्पेसिफिक साइंटिफिक रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अर्थात हमारा जो शोध है वो किसी रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या है, इस बात का इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए हम ये चीज निकाल रहे हैं कि इससे क्या नियम निकलता है, यानी नियम निकाल रहे हैं, रूल्स को निकाल रहे हैं। तो जनरली स्पेसिफिक साइंटिफिक रूल्स को जब निकालना हमारे शोध का उद्देश्य, तो ऐसे शोध को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। या हम कोई नई प्रारचना यानी नई डिजाइन को डेवलप कर रहे हैं, तब भी हम इस शोध को, अपने शोध को इसी कैटेगरी में रखेंगे। हमेशा ये देखा गया है कि टेक्निकल इंसिडेंट यानी प्राविधिक घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड चीजें हैं। ऐसा शोध जो टेक्नोलॉजी को पर दे रहा है, कोई तकनीक का डेवलपमेंट यानी किसी टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है, तो हमेशा हाँ ये देखा गया कि टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें तथ्यों को एकत्रीकरण करना, जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा को कलेक्ट करने, फैक्ट्स को कलेक्ट करने। तो जो मेजर एम है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ना कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नॉट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अतः मात्र ज्ञान में वृद्धि करना बंद, यानी कि हमारा जो शोध है उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करना। इस नॉलेज से भावी भविष्य में किसी समस्या के समाधान में ये काम आ सकता है। तो हमारा जब शोध का उद्देश्य होगा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट करना, हमारे शोध का उद्देश्य है, मैंने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट करना ही उद्देश्य है। तो इस समय हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा रिसर्च फंडामेंटल टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। यह व्यवहारिक अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड्स द बेस फॉर द बिहेवियरल रिसर्च। क्यों? क्योंकि हम अभी इसमें जो कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, ये डाटा कल को किसी समस्या के निदान पर जब कोई शोध होगा, यानी कोई शोधार्थी किसी समस्या के निदान पर यदि शोध कर रहा होगा, तो इन्हीं डाटा पर आश्रित होकर वो अपना कार्य करेगा। इन डाटाओं को लेकर के किसी समस्या का समाधान निकालेगा। तो बेसिकली जब हमारा शोध किसी समस्या के समाधान पर बल देने के बजाय, ध्यान से समझिएगा, समस्या के समाधान पर बल देने के बजाय तथ्यों को संकलित करने पर फोकस्ड होता है, then it is categorized under fundamental type of research category, मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत रखा जाए। व्यवहारिक अनुसंधान क्या है? व्यवहारिक यानी बिहेवियर अनुसंधान एक ऐसा शोध जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं का हल अथवा दूरगामी महत्व की समस्याओं का समाधान करना, उसे हम व्यवहारिक शोध के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जब हमने ऐसा टॉपिक चुना हो जिसमें हम किसी समस्या के समाधान यानी हल को निकालना चाहें, then it should be categorized under behavioral type of research। किसी समस्याओं के तत्कालिक हल के निकालने के दृष्टिकोण से अप्लाइड रिसर्च इसको अंदर में रखेंगे। अब जनरली मूलभूत अनुसंधान से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम क्रियात्मक समस्याओं की खोज पर बल देते हैं। तो फंडामेंटल्स रिसर्च कोई हो चुकी है, उन तर्कों का प्रयोग करके हम किसी समस्या का समाधान निकालना चाहें तो ये बोला जाएगा ये बोला जाएगा अप्लाइड और बिहेवियरल टाइप ऑफ रिसर्च। एक उदाहरण बहुत छोटा सा दूंगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आज से 50 साल, 100 साल, 150, 200 साल पहले वैज्ञानिकों ने खोज किया ऑक्सीजन की,
नाइट्रोजन की, ओजोन की, तो उस समय उनके सामने किसी समस्या के दृष्टिकोण से इनकी खोज करने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने उसे खोज किया था ज्ञान के संकलन के लिए। ऑक्सीजन होता है, जब O के 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो वो ऑक्सीजन होता है, और 2 मॉलिक्यूल पे वो O2 यानी O के 3 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो वो ओजोन होता है, और जब O के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो वो ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन सब की खोज की गई। अब आज से 150 साल 200 साल पहले ओजोन की खोज कर ली गई, ओजोन की संरचना की खोज कर लिपिबद्ध कर दिया गया। That was a fundamental type of research. अब जब हम 70 से 80 के दशक में आते हैं तो वैज्ञानिकों ने एक समस्या का पता लगाया, और वो समस्या था ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन जो परत है उसमें छिद्र। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का पता लगाया और समस्या का निदान बताया कि वहां पर ओजोन का छिड़काव करें और ओजोन की मात्रा का संघनन बढ़ा दें। अब अगर वैज्ञानिकों ने पहले ओजोन की खोज ना की होती तो आज ओजोन का प्रयोग कैसे? आज इस समस्या के निदान के लिए मूलभूत अनुसंधान में ओजोन की जो खोज हुई थी उसका प्रयोग इस समस्या के निदान के लिए किया। तो इस समस्या के निदान के लिए जब रिसर्च हो तो इसे कैटेगराइज करेंगे बिहेवियरल या एप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत, यानी व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त रिसर्च के। ओजोन लेयर डिप्लीशन की समस्या के लिए ओजोन का छिड़काव और ओजोन या आदि गैसों की खोज करने के दृष्टिकोण से जब रिसर्च किया गया तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को करेक्ट करने का दृष्टिकोण था। That was categorized into fundamental type of research, मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत रखा। एक छोटा सा अन्य उदाहरण व्यवहारिक रूप से आपको दे सकता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। सपोज करिए मैंने रिसर्च किया है, पीएचडी किया है, कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। अब मैंने कुंभ पर जो अध्ययन किया वो अध्ययन मैं कैटेगराइज करूंगा बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। क्यों? क्योंकि कुंभ पर अधिक शोध नहीं हुआ, कुंभ पर अधिक जानकारियां नहीं। अगर कुंभ पर मैंने सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया, समाज में कुंभ का क्या स्थान है, कुंभ का क्या नजरिया है, कुंभ का क्या फायदा है, कुंभ की से धर्म को क्या फायदा है, इत्यादि इत्यादि दृष्टिकोणों को, प्रश्नों को मैंने बनाकर कुंभ पर अध्ययन। मैंने कुंभ का एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अपनी थीसिस में और बाद में उसे अपनी पुस्तक कुंभ मेला में पब्लिश कर प्रकाशित कर। ये मेरा शोध फंडामेंटल टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत रखा। अब मान लीजिए आज से 30 साल 50 साल आगामी कभी कोई और व्यक्ति इस पर रिसर्च करता है कि धर्म से समाज को क्या लाभ है, धर्म से समाज को क्या नुकसान है, या धर्म समाज के लिए अफीम है, धर्म समाज में किस प्रकार से विकास ला सकता है। इन सब मुद्दों पर, इन सामाजिक समस्याओं के हल के लिए कि क्या धर्म समाज में हटा देना चाहिए, धर्म से समाज को कितना फायदा है। तो धर्म पर, धर्म जैसे सामाजिक समस्या या धर्म पर सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन पर रिसर्च करता है। तो उसने अगर हमारे द्वारा जो मूलभूत अनुसंधान के तहत तर्क या तथ्य विकसित किए गए कि कुंभ एक प्रकार से समाज में एकीकरण लाता है, इस प्रकार से धर्म समाज में एकीकरण लाता है, ऐसा हमारे शोध में कहा गया, यानी हमने जो मूलभूत अनुसंधान किया, तो हमारे इस मूलभूत अनुसंधान तर्क को ला करके धर्म की समस्या, धर्म से समुदायवाद के विकास की समस्या इत्यादि पर हल निकालने का प्रयास किया जाता है। तो यह बोला जाएगा
व्यवहारिक या अनुवृत्त शोध। और मेरे द्वारा किया गया शोध कैटेगराइज होगा बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। अब ऐसे बहुत से अनंत उदाहरण हो सकते हैं, असंख्य उदाहरण हो सकते हैं जिसमें पूर्व में की गई कोई भी अध्ययन जिससे हमने बहुत से नॉलेज प्राप्त किए और उनका प्रयोग किया आज के दौर में किसी समस्या के हल। अब अगर आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला आज से 150 साल पहले दिया, E is equal to mc square theta, यानी एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, तो ये फंडामेंटल टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत रखा। और आज किसी समस्या का समाधान के दृष्टिकोण से इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए तो ये कैटेगराइज किया जाएगा बिहेवियरल और अप्लाइड रिसर्च। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बिहेवियर और अप्लाइड रिसर्च का एक डेप्थ एनालिसिस दिया। इनके बाद जो बात चर्चा होती है वो होती है मेथोडोलॉजी, क्योंकि कैटेगराइज करने के बाद जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अपनी किस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम अगर एक्शनेबल टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं या एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं, उसमें हम इनकी कैटेगराइज करने के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ाते हैं। तो कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी को किस कैटेगरी में रखते हैं, कैसे रखते हैं, मैंने अपनी बातें कही। रिसर्च की दोनों कैटेगरी को मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। समीरा आप पूछो। रिसर्च टू टाइप्स के, एक्शन रिसर्च भी होता है इसमें ना, क्रियात्मक अनुसंधान जिसको बोलते हैं। अभी आपको बताया में इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, लेकिन देखा जाए तो एक्शनेबल टाइप ऑफ रिसर्च की जगह वो एक्शनेबल मेथोडोलॉजी, ठीक है। अभी मैं आपको जब रिसर्च मेथोडोलॉजी मैं आपको दिखाऊंगा 3 से 4 प्रकार के फंडामेंटल और 3 से 4 प्रकार के बिहेवियर रिसर्च मेथोडोलॉजी होते हैं, जिसमें एक्शनेबल रिसर्च मेथोडोलॉजी एक मेथोडोलॉजी। तो अब अगर उसे हम मेथोडोलॉजी मानते हैं तो कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं। और एक्शनेबल का मतलब भी होता है तात्कालिक समस्याओं का हल निकालना, और अप्लाइड का भी मतलब होता है बिहेवियर, मतलब होता है तात्कालिक समस्याओं का हल निकालना। तो हाउ वी कैन पुट बोथ अंडर डिफरेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस में हो सकता है ऑप्शन में तीनों दे दे, तो आपको तीनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हुए तीनों को मार्क करना होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में 3 दिए हैं, कुछ बुक्स में 2 दिए हैं। वो अभी जब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्लियर कर दूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बेहतर रूप से बात समझ सकते। ओके जी सर, एक चीज और सर, आपने जो ये बिहेवियर रिसर्च का एग्जांपल कुंभ मेला वाला दिया है, सपोज सर इसको हम अप्लाइड रिसर्च में मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, उसके फीडबैक देखेंगे कि मतलब सही गलत धर्म क्या होता है जी, तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको उसकी समस्या खोजने के लिए। मैंने जो रिसर्च किया उसमें मैंने क्या फाइंडिंग्स किया, मैंने फाइंडिंग्स किया कि कुंभ का या धर्म का हमारे समाज में क्या लाभ। तो धर्म का हमारे समाज में लाभ है कि वो एकीकरण लाता है, इंटीग्रेशन लाता है, एकता लाता है, लोगों को करीब लाता है। रिलीजियस भाव हम कार्मिक भाव से थोड़ा निकलकर मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग होता है। इससे मेंटल एक्टिविटी हर समय जब हम करते रहते हैं तो उससे हमें थकान होता है, और इसी बहाने हम गंगा स्नान या कहीं अन्य थोड़ा पिकनिक जैसे माहौल में गुजरते हैं, तो थोड़ा माहौल जो जीवन का कार्य के प्रति बहुत उन्मुक्तता रहता है वो शांति स्थिति में आता है। इससे मन शांत होता है, और कहा जाए तो थोड़ा बहुत धार्मिक भाव से लिप्त होते हैं, जिससे कि हम किसी प्रकार के गलत कार्य से बाहर। तो ये हमने अपने फाइंडिंग्स में रखा। अब कल को अगर कोई समस्या पे उन्मूलन पे रिसर्च करता है, जैसे कोई ये कहता है कि क्या धर्म समाज के लिए एक अफीम है, या धर्म से आज संप्रदायवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। अब संप्रदायवाद एक समस्या है, ठीक है। ऐसे टॉपिक पे कोई रिसर्च करता है कि धर्म संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है, धर्म को समूल नाश कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए,
तो अब अगर कोई धर्म से संप्रदायवाद की समस्या पर रिसर्च करेगा तो वो हमारे एक पॉइंट को, कंटेंट को भी लेगा कि यह बात सही है, धर्म से संप्रदायवाद बढ़ता है, परंतु दिए गए फला रिसर्च के अंतर्गत यह बात कहा गया है कि धर्म से समाज में एकीकरण आता है, धर्म से व्यक्ति हुए ये फायदा है। तो मेरे फैक्ट्स को एज बेसिक फैक्ट्स प्रयोग किया जा सकता है किसी समस्या के उन्मूलन के लिए, तो ये बन जाएगा उस समय के अकॉर्डिंग अप्लाइड या बिहेवियरल रिसर्च। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए तो जी सर। और कोई प्रश्न है किसी को? पूजा आपको कोई प्रश्न है? सर फंडामेंटल को एक बार रिपीट कर दीजिए। फंडामेंटल में बेटा हमारा जो उद्देश्य होता है वो किसी समस्या का समाधान करने के बजाय केवल तथ्यों को संकलित करना होता है। अभी मैं आपको फंडामेंटल के अंदर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी आएंगे उनको नेक्स्ट वीक जब पढ़ाऊंगा तो ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई हम जैसे एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनाते हैं जिसमें क्या है बस इसका एनालिसिस करते हैं, क्यों है ये नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि क्या है बस वो गए देखा और लिख दिया, ऐसे सिचुएशन होता है। तो इसे हम फंडामेंटल के अंतर्गत रखते हैं। जब इसी बात को हम किसी समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से रिसर्च कर रहे होते हैं तो फंडामेंटल में जो तथ्य हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वही अप्लाइड या बिहेवियरल टाइप ऑफ रिसर्च बन जाता है। जब किसी समस्या के तात्कालिक समस्या का हल निकालना हमारा उद्देश्य होता है तो वही अप्लाइड रिसर्च, तो अप्लाइड में हो जाएगा। हाँ वही अप्लाइड, वही एक्शनेबल। अब उसी में एक्सपेरिमेंटल भी आता है तो उनको मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। क्लियर? और कुछ प्रश्न सभी? आपको कोई प्रश्न? नहीं सर। चलिए वेरी गुड। तो आज इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और अब अगले बृहस्पतिवार को हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है? यस सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।